क्या दोस्तों आपको पता है 32वें समर ओलंपिक का ऑफिशियल रूप से उद्घाटन किसने किया? प्रतिवर्ष इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? साइखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर टोक्यो में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों 23 जुलाई को यह उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है जापान के सम्राट नारुहितो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सम्राट नारुहितो ने यह 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का ऑफिशियल उद्घाटन किया है। और वर्तमान में जापान देश के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। शिंजो आबे कौन है? वो जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और थॉमस बाक कौन है? वो वर्तमान में हमारी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है थॉमस बाक। तो यह दोनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन के बारे में यह आपको पता होना चाहिए। और जापान के सम्राट नारुहितो ने आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों के शुरू होने की घोषणा कर दी है। किसने की है? जापान के सम्राट नारुहितो ने। और जापान में यह एक सम्मानपूर्ण पद है सम्राट का। वर्तमान में सम्राट कौन है? नारुहितो। और दोस्तों उनका कोई भी जो राजकीय है बात, उनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और युवराज नारुहितो को आधिकारिक रूप से जापान का 126वां सम्राट बनाया गया है। यानी कि नारुहितो जापान देश के 126वें सम्राट है। और नारुहितो अपने पिता अकिहितो के पद त्यागने के बाद सम्राट बने हैं। और अकिहितो ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पिछले 200 साल में कोई भी जापान के सम्राट पद का दोस्तों उन्होंने त्याग किया हो, ऐसे वो एकमात्र सम्राट। और यहां जब हम बात करते हैं जापान देश के, जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो एक द्वीपीय कंट्री है यह जापान, बहुत से द्वीपों में बटा हुआ है जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो। और जापान देश की करेंसी क्या है? एन। जापान देश की संसद का नाम क्या है? डाइट। और जापान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। और जापान के लोगों की औसत आयु कितनी है? 82 वर्ष है, जो विश्व में सभी देशों की औसत आयु की तुलना में सर्वाधिक है। कितनी? 82 वर्ष। और यह फैक्ट मैंने आपको कई बार बताए, लेकिन आज जापान देश के बारे में कुछ नया सीख ले। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वालामुखी है। क्या जापान देश में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी है? और जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप भी आते हैं। तो वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हाल ही में जब भारत देश में भूकंप आया, और इसी बात को लेकर भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? जापान। और जापान में खेला जाने वाला प्रसिद्ध खेल सुमो कुश्ती है। क्या? सुमो कुश्ती जापान का एक प्रसिद्ध खेल भी है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय ओलंपिक संघ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपये देगा? दोस्तों हाल ही में हमारे भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि यदि टोक्यो ओलंपिक में हमारा कोई खिलाड़ी यदि गोल्ड मेडल जीतता है तो 75 लाख रुपये देगा हमारा भारतीय ओलंपिक संघ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 75 लाख। और हाल ही में यह घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखो, यदि हमारा कोई खिलाड़ी यदि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो 75 लाख, यदि सिल्वर मेडल जीतता है तो 40 लाख, और ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो 25 लाख रुपये हमारा यह भारतीय ओलंपिक संघ देगा। किसको मिलेगा? साइखोम मीराबाई चानू को मिलेगा। कितना? 40 लाख रुपया। भारतीय ओलंपिक संघ ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए देने का ऐलान किया है।
इसके अलावा रजत पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए 40 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा हमारे भारतीय ओलंपिक संघ ने की है। तो दोस्तों यहां जब भारतीय ओलंपिक संघ की बात आई तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एक मंथ पहले ही करंट अफेयर में था कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली जी को हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने आमंत्रित किया। क्यों? गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए। और यहां सौरव गांगुली को इमेज में आप देख सकते हैं। सौरव गांगुली जी कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष है सौरव गांगुली। और बीसीसीआई का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का पूर्ण स्वरूप होता है। और जब यहां दोस्तों इनाम की राशि की घोषणा की है भारतीय ओलंपिक संघ ने, तो यह 4 फैक्ट याद रख लीजिए, मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इस साल जब टोक्यो ओलंपिक चल रहा है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी करंट अफेयर में ही रहेगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा, इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारे भारतीय ओलंपिक संघ के प्रधान सचिव कौन है? राजीव मेहता। वो वर्तमान में जापान देश में टोक्यो में है और वो बात मैंने आपको बताई थी। तीसरा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में सुर्खियों में रही आन सान ने किस इवेंट में नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में सुर्खियों में आई एक महिला जिसका नाम है आन सान, उन्होंने हाल ही में तीरंदाजी में एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। और इमेज में आप देख सकते हैं आन सान को। दक्षिण कोरिया की आन सान ने तीरंदाजी में 680 अंक लेकर ओलंपिक में नया रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज नाम क्या है? आन सान ने ओलंपिक में तीरंदाजी में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारे भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक खेलों के पहले दिन महिलाओं की तीरंदाजी की रैंकिंग प्रतियोगिता में दीपिका कुमारी 9वें स्थान पर रही है। और यह उपलब्धि भी कम नहीं मानी जा सकती। और कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलता है तो एक मेंटली डिप्रेशन भी क्रिएट होता है जिसका असर कोई भी खिलाड़ी पर होता है। और यहां जब तीरंदाजी और दक्षिण कोरिया की बात करें तो तीरंदाजी में हमेशा अव्वल रहा है यह दक्षिण कोरिया। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी तीरंदाजी में किसने जीते हैं? दक्षिण कोरिया ने। यानी कि उनके खून में है तीरंदाजी। दक्षिण कोरिया ने 1948 में अपनी पहली उपस्थिति में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना पहला पदक जीता। कब? 1948 में। और 1976 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता दक्षिण कोरिया ने। ग्रीष्मकालीन खेलों में दक्षिण कोरिया के एथलीटों ने कुल 264 पदक जीते हैं, जिनमें सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस इवेंट में है? तीरंदाजी में ही जीते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले भी बोला कि दक्षिण कोरिया के खून में है तीरंदाजी। और यहां जब दक्षिण कोरिया की बात की गई तो दक्षिण कोरिया से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में आया था। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस 2 लॉन्च किया है? तो हाल ही में अनासिस 2 लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। यह अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है और यह किसका था सैटेलाइट? दक्षिण कोरिया का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण कोरिया। और तब भी मैंने आपको इस इवेंट से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन की बात की थी। क्या? कि दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह स्पेस एक्स का रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। और एनासिस 2 को कहां से लॉन्च किया गया? अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। और यहां बात की है दक्षिण कोरिया के, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है यह जापान और यहां पर यह टोक्यो, यहां पर ओलंपिक चल रहा है। और यहां पर है यह दक्षिण कोरिया, यहां पर है उत्तर कोरिया। और दोनों के बीच दोस्तों 38 डिग्री पैरेलल लाइन भी है जो दोनों देशों को डिवाइड करती है। और दक्षिण कोरिया की कैपिटल का नाम क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है?
मून जे इन इमेज में आप देख सकते हैं। और दक्षिण कोरिया की करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। क्या? दक्षिण कोरियाई वॉन। और दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है दक्षिण कोरिया। चौथा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में साइखोम मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? हमारे भारत देश की साइखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो सबसे पहले हमारी यह भारोत्तोलन महिला साइखोम मीराबाई चानू को कांग्रेचुलेशन। और इस वेट लिफ्टर को इमेज में आप देखिए, यहां पर क्या लिखा है? मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग और 49 किग्रा कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। मीराबाई ने स्नेच में 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाया। इस तरह मीराबाई ने कुल 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं चीन की वेट लिफ्टर हाउ जीहू ने कुल 210 किलो वजन उठाकर गोल्ड पर कब्जा किया है। शायद हमारे भारत देश की कर्णम मल्लेश्वरी होती तो यहां हमें गोल्ड मेडल दिलाया होता कर्णम मल्लेश्वरी ने, क्योंकि उन्होंने जब 2000 में सिडनी ओलंपिक आयोजित हुआ तो इसी तरह के इवेंट में कुल मिलाकर 240 किलो वजन उठाया था। फिर भी उन्हें दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना माना पड़ा था। तो यह भारतीय वेट लिफ्टिंग इतिहास में ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक है, क्योंकि भारत ने इससे पहले सिडनी ओलंपिक कब आयोजित हुआ? 2000 में। तो सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक जीता था और यह पदक किसने दिलाया था? कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया था। और कर्णम मल्लेश्वरी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ सप्ताह पहले ही करंट अफेयर में आया था। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। और इमेज में आप देख सकते हैं कर्णम मल्लेश्वरी को, हमारे भारत देश की एक महिला वेट लिफ्टर। और कर्णम मल्लेश्वरी कहां की रहने वाली है? हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली है। और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए वेट लिफ्टिंग से संबंध है कर्णम मल्लेश्वरी का। और उनके पिता कर्णम मनोहर फुटबॉल के खिलाड़ी थे। क्या? उनके पिता कर्णम मनोहर फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और वेट लिफ्टिंग में भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कौन है? इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी आंसर आएगा कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और यह हमारे भारत देश के महिला के इस इवेंट में पहला ब्रॉन्ज मेडल था। और कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1994 में कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और कर्णम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। हमारे कर्णम मल्लेश्वरी को हमारे भारत देश का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कर्णम मल्लेश्वरी को 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मल्लेश्वरी अब एफसीआई में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत है और परिवार के साथ जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती है। और वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी कौन से नाम से मशहूर है? तो यह याद रख लो, हमारे भारत देश की आयरन लेडी के नाम से मशहूर है कर्णम मल्लेश्वरी। तो यह उपनाम हमें याद रख लेना है। क्या? द आयरन लेडी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया, वे कौन थे? सिक्किल आर भास्करन हमारे भारत देश के एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वायलिन वादक। और हमारे सिलेबस में यदि भारतीय कला एवं संस्कृति सब्जेक्ट है सिलेबस में तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है करंट अफेयर की इस घटना को बेस बनाते हुए। हाल ही में सिक्किल आर भास्करन का निधन हो गया। वो एक जाने माने वायलिन वादक थे। इमेज में आप देख सकते हैं वायलिन बजाते हुए। प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक कलाइमामणि सिक्किल श्री आर भास्करन का निधन हो गया। उन्होंने 11 साल की उम्र में तिरुवरुर श्री सुब्बा अय्यर से वायलिन सीखना शुरू किया और बाद में मयूरम श्री गोविंद राजन पिल्लई से प्रशिक्षण प्राप्त किया। और सिक्किल श्री आर भास्करन आकाशवाणी के ए ग्रेड के कलाकार थे और उन्होंने 1976 से 1994 तक चेन्नई रेडियो स्टेशन में लगभग 2 दशकों तक सेवा की थी, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। एक जाने माने वायलिन वादक थे। छठा क्वेश्चन,
अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किसको मिला? बहुत ही खूबसूरत यह पुरस्कार जिसका नाम है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार, किसको मिला है? हमारे भारत के वाइस एडमिरल विनय बदवार को यह पुरस्कार मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विनय बदवार। और हमारे बिपिन रावत कौन है? हमारे भारत देश के पहले सीडीएस है। करमबीर सिंह कौन है? हमारे भारत देश के वर्तमान में एडमिरल है, यानी कि हमारे नौसेना अध्यक्ष है। और मनोज मुकुंद नरवणे कौन है? हमारे थल सेना अध्यक्ष। लेकिन यहां हम बात करते हैं वाइस एडमिरल विनय बदवार की। तो भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बदवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार की घोषणा कुछ मंथ पहले की गई थी, लेकिन पुरस्कार प्रदान किया गया है हाल ही में। नाम मत भूलिएगा, हमारे भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल कौन है? विनय बदवार। यहां इमेज में देख सकते हैं यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए। वाइस एडमिरल विनय बदवार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से यह पुरस्कार प्राप्त किया। और विनय बदवार को 2019 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण पुरस्कार समारोह में देरी हुई, जो हाल ही में दिया गया। और अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसे 2006 में स्थापित किया गया। यानी कि यह अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 2006 में। और किसके नाम पर स्थापित किया गया है? एडमिरल्टी के नाम पर स्थापित किया गया है। सातवां क्वेश्चन, खिलाड़ी और खेल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खास तौर पर क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हमारे भारत देश के जो खिलाड़ी हैं वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं। खिलाड़ी और खेल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंचता शरद कमल, वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, बिल्कुल सही बात। विकास कृष्ण मुक्केबाजी है, बिल्कुल सही ऑप्शन। अर्जुन लाल नौकायन से जुड़े हुए हैं। और अभिषेक वर्मा जूडो से नहीं बल्कि तीरंदाजी के खिलाड़ी है। कौन? अभिषेक वर्मा का संबंध है तीरंदाजी से। तो हमें यहां मिल गया कौन सा युग्म गलत है? ए नंबर का जो युग्म है वो गलत है। हमारा आंसर हमें मिल गया। लेकिन हम सभी खिलाड़ियों की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में जो भी हमारे भारतीय खिलाड़ी गए हैं वो कौन से इवेंट में शिरकत करेंगे? तो याद रखो, तीरंदाजी में प्रवीण जाधव और दीपिका कुमारी, इमेजें आप दोनों को देख सकते हैं। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन कौन है? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और बी साई प्रणीत हमारे भारत देश के जाने माने बैडमिंटन शटलर है। और जूडो में कौन है? 48 किलोग्राम भार वर्ग में सुशीला देवी हमारे भारत की तरफ से जूडो में भाग लेंगे। और नौकायन में कौन कौन है? अर्जुन लाल और अरविंद सिंह, वो नौकायन में है। तो टेबल टेनिस में कौन कौन हमारे भारत देश से है? अंचता शरद कमल, इमेज आप देख सकते हैं, और मनिका बत्रा, और उसी के साथ सुधीरता मुखर्जी, ये हमारे भारत देश के टेबल टेनिस प्लेयर है। लेकिन टेनिस में कौन है? हमारे भारत देश के एकमात्र सुमित नागल, वो टेनिस में टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा ले रहे हैं। भारोत्तोलन में कौन कौन है? तो हाल ही में 49 किग्रा भार वर्ग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। और निशानेबाजी में कौन कौन है? सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, अपूर्वी चंदेला और इला वेनिल वलारिवान, यह सभी निशानेबाज वो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इमेजें आप सभी निशानेबाज को देख सकते हैं। और मुक्केबाजी में कौन है? विकास कृष्ण है मुक्केबाजी में। और 8वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सतीश कालसेकर का निधन हो गया। वे किस भाषा के जाने माने कवि थे? इमेजें आप देख सकते हैं। कवि सतीश कालसेकर एक जाने माने मराठी कवि थे जिसका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मराठी भाषा के जाने माने कवि सतीश कालसेकर का महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। और कवि सतीश कालसेकर 2014 में निबंध संग्रह वाचनार्याची रोजा निशी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह याद रख लीजिए, क्योंकि कवि सतीश कालसेकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2014 में एक निबंध संग्रह उनका आया,
इमेज में इनकी फ्रंट पेज को भी देख सकते हैं। नाम है वाचनार्यार्ची रोजानिशी। और इंद्रियोपनिषद, साक्षात और विलंबित उनके कुछ लोकप्रिय कविता संग्रह है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को, यानी कि कल ही 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 जुलाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में हम सीबीडीटी बोलते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 24 जुलाई 2021 को 161वां आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया। इस साल 2021 में 161वां आयकर दिवस मनाया गया है। और भारत में आयकर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार 24 जुलाई 1980 को आयकर पेश किया गया था और इसीलिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष आयकर दिवस। और दोस्तों, यहाँ कुछ मुझे गलत दिख रहा है, क्योंकि 24 जुलाई 1960 को सर जेम्स विल्सन ने पहली बार हमारा भारत देश का बजट पेश किया था और इसीलिए करेक्शन करके मैं आपको अगले करंट अफेयर में बताऊंगा। और इस कर का उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन को हुए नुकसान की भरपाई करना था। 24 जुलाई को पहली बार 2010 में आयकर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और यह 2010 के बाद प्रति वर्ष 24 जुलाई को सीबीडीटी द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और यहाँ हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में हम सीबीडीटी बोलते हैं, तो सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष है। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई? 1924 में। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो यह तीनों फैक्ट याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन, एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब किसने लॉन्च किया? हाल ही में एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए एक इनोवेशन हब लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया। और आईआईटी कानपुर का C3I हब साइबर स्पेस की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा भी शामिल होगा। और भारत के पड़ोसी देशों जैसे कि चीन से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा मेक इन इंडिया साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आपको भी पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन हमला भी हुआ था। पिछले महीने जम्मू में एक वायुसेना बेस पर ड्रोन का उपयोग करके हमला किया गया था, जिससे सरकार को ड्रोन विरोधी तकनीक बनाने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया था और इस मामले में कदम उठाया है आईआईटी कानपुर ने। 11वां क्वेश्चन, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक किसके नाम दर्ज हुआ? दोस्तों, 23 जुलाई को जब टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो जापान में आयोजित इस टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक किस देश के नाम दर्ज हुआ है? अरे भाई, चीन देश के नाम दर्ज हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक चीन के नाम दर्ज हुआ और चीन की यांग क्वान, कौन? यह चीन की यांग क्वान ने 24 जुलाई को महिला 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। उन्होंने ओलंपिक में नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक रूस की निशानेबाज अनास्तासिया गलाशिना ने जीता, जबकि इस स्पर्धा का कांस्य पदक स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टिन जीतने में सफल रहे। तो गोल्ड मेडल जीता है चीन देश ने, सिल्वर मेडल जीता है रूस देश ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्विट्जरलैंड ने। 12वां क्वेश्चन, हर साल धम्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाने का इतिहास क्या है वो भी आप पढ़ लो।
आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट वर्तमान समय के सारनाथ में ऋषिपटन स्थित हिरण उद्यान में आज ही के दिन महात्मा बुद्ध द्वारा अपने प्रथम 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए प्रथम उपदेश को ध्यान में रखकर यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि हमारे भगवान बुद्ध जी ने अपने 5 तपस्वी शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कहां पर दिया था? यह सारनाथ में ऋषिपटन स्थित हिरण उद्यान में अपना पहला उपदेश दिया था। और वो कौन सा दिन था? आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। और यह धम्म चक्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, किस शहर में? गोरखपुर शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर उर्वरक परिसर में बनाया जा रहा सैनिक स्कूल राज्य में 5वां सैनिक स्कूल होगा। और मुख्यमंत्री ने 187 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी या तो उद्घाटन किया है। और यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2032 के ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? यह मेजबानी करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया 2032 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल। उन्होंने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का ओलंपिक एवं पैरालंपिक आयोजित होगा। तो विष्णु खाट ने भी सही आंसर दिया। अजय मिठापरा, आपका आंसर बिल्कुल सही। विशाल परमार, संजय पी और ओगानिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का ओलंपिक आयोजित होगा। तो चुडासमा हर्षा, विशाल पंड्या और मिस्टर देकुसुगी, यह भी एक कोई फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही। और कालसी मावे, कपिल सिला और छगन चौधरी, आपका सभी का आंसर बिल्कुल सही। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है हार्दिक कानानी, पटेल उर्वशी और मीरा रावलिया, प्रजापति तोरल और विजय बुमतारिया, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है विजय जी। और हमारे पटेल उर्वशी जी ने लिखा है कि 2024 का ओलंपिक आयोजित होगा पेरिस में, 2028 का आयोजित होगा लॉस एंजलिस में और 2032 का आयोजित होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बढ़िया। आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां खोला गया? हैग में, टोक्यो में, एम्स्टर्डम में या सिडनी में? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल का वीडियो आपने देखा है तो आंसर तो पता ही होगा, एक बार लिख दीजिए, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।